तो हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी तंत्र। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखी पीयूष ग्रंथि, फिर हमने देखी थायराइड ग्रंथि, फिर पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारी अगली ग्रंथि जो है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लोकेशन की, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे सीने के बीच में हृदय के बिल्कुल पास उपस्थित होती है। ठीक है, हमारे हृदय के बिल्कुल पास और सीने के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यह है हमारे सीने के बीच में हृदय के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे सीने के बीच में हृदय के बिल्कुल पास उपस्थित या प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये 13 से 14 वर्ष तक ही सक्रिय होती है। उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाती है, यानी इनएक्टिव हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि 13 से 14 वर्ष के बाद ये डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये क्यों हो जाती है और ये 13 से 14 वर्ष तक भी इसका काम कैसे कंप्लीट हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि यह ग्रंथि 13 से 14 वर्ष तक ही सक्रिय या एक्टिव रहती है। ठीक है, ये जो थाइमस ग्रंथि है 13 से 14 वर्ष तक जो भी काम करना होता है ये 13 से 14 वर्ष तक ये अपना कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद ये ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। उसके बाद यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 13 से 14 वर्ष के बाद ये कैसी होगी। तो हम लिखेंगे 13 से 14 वर्ष के बाद। तो ये 13 से 14 वर्ष के बाद निष्क्रिय रूप में एक पतली सी डोरी के रूप में ही रह जाती है। ठीक है, हमने देखा कि ये 13 से 14 वर्ष तक अपना काम कंप्लीट करती है। उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाती है, यानी एक पतली सी डोरी के रूप में वह रह जाती है। तो हम लिखेंगे निष्क्रिय रूप में एक पतली सी डोरी के रूप में रह जाती है। ठीक है, तो 13 से 14 वर्ष के बाद क्या होगा, ये निष्क्रिय रूप में एक पतली सी डोरी के रूप में रह जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारे सीने के बीच में हृदय के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है और 13 से 14 वर्ष तक ही ये जो ग्रंथि होती है ये एक्टिव रहती है। उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 13 से 14 वर्ष के बाद ये क्या होती है, एक पतली सी डोरी के रूप में रह जाती है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
अब हमने देखा कि ये जो ग्रंथि होती है ये 13 से 14 वर्ष तक ही सक्रिय रहती है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था में ही सक्रिय रहती है, इसलिए हम इसे बाल्यावस्था ग्रंथि भी कहते हैं, यानी चाइल्डहुड ग्लैंड भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस ग्रंथि को हम बाल्यावस्था ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इस ग्रंथि को हम बाल्यावस्था ग्रंथि भी कहते हैं, यानी चाइल्डहुड ग्लैंड। ठीक है, तो हमने देखा कि ये बाल्यावस्था में सक्रिय होती है, इसलिए हम बाल्यावस्था ग्रंथि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में। तो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन। ठीक है, थाइमस से स्रावित हार्मोन। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन। अब हम देखते हैं थाइमोसिन करता क्या है। तो ये जो थाइमोसिन होता है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। इम्यून सिस्टम विच सर्व्स एज बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं यह हार्मोन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायक है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हार्मोन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे करता है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें से एक है WBC जो क्या करती है? रोगों से लड़ती है। ठीक है, अब ये हो गई WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? रोगों से लड़ती हैं। रोग से लड़ने का कार्य। ठीक है, रोग से लड़ने का कार्य कौन करती है? WBC। अब ये जो WBC होती है ये क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग काम करती हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं अलग अलग काम करती हैं और ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके प्रकार जो है इयोसिनोफिल, बेसोफिल,
न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो हमने देखा ये जो WBC होती है हमारे ब्लड में, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या करती है, रोगों से लड़ती है। इनका अलग अलग नंबर होता है और ये अलग अलग टाइप की होती है। फिर हमने देखा इनके टाइप्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे इनमें से कुछ होती हैं जो एलर्जी के लिए काम करती हैं, इनमें से कुछ होती हैं जो रोगाणु से लड़ती हैं, और कुछ क्या करती हैं, एंटीजन को खाने का काम करती हैं, यानी जीवाणु को खाने का काम करती हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि ये सब अपना अलग अलग कार्य करती हैं। तो थाइमोसिन क्या करता है, जो थाइमोसिन होता है वो WBC में कार्यों का विभेदन करता है। ठीक है, हमने देखा कि जो थाइमोसिन है वो क्या करता है, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में कार्यों का विभेदन करता है। तो हम लिख सकते हैं थाइमोसिन हार्मोन WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में कार्यों का विभेदन ठीक है, तो हमने देखा ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में कार्यों का विभेदन करता है। ठीक है, मतलब उनको अलग अलग स्पेसिफाई कर देना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। ये जो हमने WBC के अलग अलग टाइप्स देखे हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इनको क्या कर देता है, अलग अलग काम बांट देता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, और ये जो काम होता है ये लाइफ टाइम तक करते हैं। तो ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये 13 से 14 वर्ष तक ये विभेदन कर देती है और फिर ये अपना कार्य करती हैं। जैसे इनमें से कुछ होती हैं वो एलर्जी के टाइम पे ही काम करती हैं, और कुछ होती हैं वो रोगाणु से लड़ने का ही काम करती हैं, और कुछ क्या होती है जो एंटीजन को खाने का ही काम करती हैं। ठीक है, तो इनका विभेदन कौन करता है, थाइमोसिन यानी थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो विभेदन होता है ये कब तक होता है, 13 से 14 वर्ष तक ये कंप्लीट हो जाता है। तब तक क्या होता है, हमारे जो सामान्य टीके होते हैं वो भी क्या होते हैं, लग जाते हैं। ठीक है, अब जब कुछ टीके ऐसे भी होते हैं कोविड के या फिर स्वाइन फ्लू के, वो बाद में भी लग सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि कार्यों का विभेदन तेरह से 14 वर्ष तक कंप्लीट हो जाता है, और तब तक हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो कार्यों का विभेदन होता है वो 13 से 14 वर्ष तक कंप्लीट हो जाता है, और तब तक हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। एक लास्ट पॉइंट है, ये एंटीबॉडीज का निर्माण भी करती है। ये एंटीबॉडीज का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी
बॉडीज का निर्माण भी करती है। तो ये हमने देखा थाइमस ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पीनियल ग्रंथि। ग्रंथि, ठीक है। तो हम देखेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लोकेशन की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। हमने देखा था लास्ट पीयूष के बारे में कि पीयूष कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के आकार की होती है। तो ये हम देख सकते हैं जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हो गई पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब पीनियल ग्रंथि कहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो पीनियल ग्रंथि कहाँ होगी, हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस से जुड़ी हुई होती है पीनियल ग्रंथि। तो इसे हम कह सकते हैं एपिथैलेमस और इससे जुड़ी हुई होगी जिसे हम क्या कह सकते हैं, पीनियल ग्रंथि। एपी का मतलब होता है ऊपर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यह हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब होता है, जिसे हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पे अपना नियंत्रण करता है। यहाँ पे हाइपो का हम देख सकते हैं हम मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है पीयूष, और जो एपिथैलेमस होती है उससे जुड़ी हुई क्या होती है, पीनियल। यहाँ पे हम पीनियल को एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कह सकते हैं, एपिफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। और यहाँ पे हम पीयूष को कह सकते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। तो हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है पीयूष, और हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस से क्या जुड़ी होती है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को हम एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कह सकते हैं, और पीयूष ग्रंथि को हम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यह ग्रंथि एपिथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये ग्रंथि यानी पीनियल ग्रंथि एपिथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, और इसे हम एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। एपी का मतलब ही क्या होता है, ऊपर, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि हम इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसे हम जैविक घड़ी क्यों कहते हैं? ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कोई सामान्य मनुष्य होता है, वो दिन भर सक्रिय रहता है यानी काम करता है, एक्टिव रहता है, और रात्रि में वो क्या करता है, विश्राम करता है। तो हम देख सकते हैं इससे कि वो दिन भर काम करता है, रात्रि में विश्राम करता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे व्यक्ति की जो सक्रियता है, जो एक्टिविटी है, वो एक जैसी नहीं रह सकती, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर वो जानवर हों। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसी की भी एक्टिविटी है वो 24 घंटे एक जैसी नहीं रह सकती। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे बारिश का टाइम होता है, उस टाइम हम शाम को ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीट या फिर मच्छर आ जाते हैं। वो उसी समय क्यों आते हैं? क्योंकि वो ही समय है उनके सक्रिय होने का। ठीक है, और उसी समय ही छिपकली भी निकल कर आती है। ठीक है, तो हम ओवरऑल इसे कह सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक जैविक घड़ी तंत्र है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक जैविक घड़ी तंत्र यानी बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। आगे हम देखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसे हम प्राकृतिक जैविक घड़ी तंत्र कह सकते हैं। इसे हम ओवरऑल कह सकते हैं प्राकृतिक जैविक घड़ी तंत्र यानी बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। ठीक है, ये सब में फिक्स है कि किस टाइम पे क्या काम करना है। ठीक है, ये दिन भर हमारी क्रियाओं को दिन में किस तरीके से करना है, रात्रि में उन्हीं क्रियाओं को किस तरीके से करना है, इन सबको मैनेज कौन करता है? पीनियल ग्रंथि। तो हम लिख सकते हैं ये हमारी क्रियाओं को मैनेज करता है। ये हमारी क्रियाओं को मैनेज करता है। कौन करता है? पीनियल ग्रंथि। अब हम देखेंगे कि हमारी क्रियाओं को दिन और रात में कैसे करना है, उनके तरीके को मैनेज करता कैसे? तो वो करता है हार्मोन से, इससे निकलने वाला हार्मोन। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन। सबसे पहला है मेलेटोनिन। तो हम देखेंगे पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। ठीक है, तो ये दो हैं। सबसे पहला है मेलेटोनिन और दूसरा है सेरोटोनिन। ठीक है, हम इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेलेटोनिन को। हमने देखा कि हमारी क्रियाओं को मैनेज करता कैसे है।
तो ये हार्मोन की वजह से मैनेज करता है, जिस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये लाइट के प्रति संवेदी होता है, ठीक है, यानी प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, और यू कैन से फोटो सेंसिटिव। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, कह सकते हैं फोटो सेंसिटिव। ठीक है, ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। तो हम देख सकते हैं कि डे के टाइम पे क्या होता है, प्रकाश होता है, नेचुरल लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, और रात्रि के समय प्रकाश नहीं होता है। तो डे के टाइम पे कैसा होगा, सनलाइट होगी, ठीक है, जो नेचुरल लाइट होगी सनलाइट, और रात्रि के समय क्या होगा, लाइट नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि दिन में क्या होता है, नेचुरल लाइट होती है, रात में लाइट नहीं होती है। तो ये जो हार्मोन की क्रिया है दिन और रात में अलग अलग होगी, मतलब जो हार्मोन की जो क्रियाशीलता है दिन और रात में अलग अलग होगी। तो हम लिख सकते हैं, ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, हार्मोन की क्रियाशीलता दिन रात में अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो पीनियल ग्रंथि है, ठीक है, उससे क्या निकला, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन कौन सा निकला, मेलेटोनिन। और ये जो मेलेटोनिन है ये हमारी सक्रियता का निर्धारण करती है। तो इसे हम लिख सकते हैं, दिन भर हमारी सक्रियता का निर्धारण करता है। ठीक है, ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होगा ये दिन भर हमारी सक्रियता का निर्धारण करता है। एक और पॉइंट है यहाँ मेलेटोनिन हार्मोन में कि जो उभयचर होते हैं, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है, ये उनमें रंग का निर्धारण करता है, यानी उनके स्किन के कलर को डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यह है हार्मोन उभयचर, यानी जो जल और थल में दोनों में रहते हैं, जल और थल दोनों पर रहने वाले। ठीक है, तो ये जो उभयचर होते हैं उनमें त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, यानी स्किन के कलर को डिसाइड करता है, लेकिन ये मनुष्य में नहीं करता। मनुष्य में कौन करता है, मेलानोसाइट, जहां से क्या निकलता है, मेलानिन पिगमेंट यानी मेलानिन वर्णक। तो ये मनुष्य में क्या स्किन का कलर डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये मनुष्य में स्किन का कलर डिसाइड नहीं करता। तो हमने देखा कि जो पीनियल ग्लैंड है, यानी जो पीनियल ग्रंथि है, वो हमारी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करती है।
फिर हमने देखा कि ये मैनेज कैसे करती है, तो ये पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मेलेटोनिन की हेल्प से हमारी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। ठीक है, हमने देखा मेलेटोनिन हार्मोन क्या है, फोटो सेंसिटिव है, यानी लाइट के प्रति संवेदी है, लाइट के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो दिन के टाइम पे सनलाइट होती है, ठीक है, और रात के टाइम पे लाइट नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मोन की क्रियाशीलता होगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हमने देखा कि जो पीनियल ग्रंथि होती है उससे निकलता है हार्मोन, हार्मोन कौन सा होता है, मेलेटोनिन, और जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो हमारी दिन भर हमारी सक्रियता का निर्धारण करता है। फिर लास्ट में हमने देखा कि ये जो हार्मोन होता है ये उभयचर यानी जल और थल पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, उनके स्किन के कलर का डिसाइड करता है, लेकिन ये मनुष्य में नहीं करता है। मनुष्य में कौन करता है, मेलानोसाइट। ठीक है, उससे क्या रिलीज होता है, मेलानिन पिगमेंट, उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम देखेंगे सेरोटोनिन। पहला हार्मोन हमने देखा मेलेटोनिन, अब है सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन होता है ये मस्तिष्क के अन्य भागों में भी पाया जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं, यह मस्तिष्क के अन्य भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा ये मस्तिष्क के अन्य भागों में पाया जाता है। फिर हमने देखा था एक टर्म न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, सूचनाओं की गति को बढ़ाता है। हमने पहले देखा था तंत्रिका तंत्र में, तो ये सूचनाओं की गति को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो सेरोटोनिन है ये भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही कार्य करती है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, तो हमने देखा सेरोटोनिन क्या होता है, मस्तिष्क के अन्य भागों में भी पाया जाता है। फिर हमने बात की न्यूरोट्रांसमीटर की, ये जो सूचनाओं की गति को बढ़ाता है, तो ये जो सेरोटोनिन होता है वो भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही कार्य करता है। अब हम हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे लास्ट ग्रंथि पढ़ेंगे जो है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि ये हमारा लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इसके लोकेशन को। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जैसे हमारी किडनीज हो गई या फिर वृक्क, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब हम जैसे देख पा रहे हैं कि
इसे ये जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है यानी वृक्क के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो हम इसे कह सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधि का मतलब होता है ऊपर, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, यानी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसे हम एपिनेफ्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, एपिनेफ्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, और हम इसे एपिनेफ्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ एड्रिनल ग्लैंड फेमस है 3F, ठीक है, इसे हम 3F ग्रंथि भी कहते हैं। हम लिख सकते हैं इसे हम 3F ग्रंथि भी कहते हैं। हम इसे 3F ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी में चेंजेस करवाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम गली में गए, कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, ठीक है, अब उस टाइम पे हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, और वो क्या है 3F। तो हम लिख सकते हैं जैसे हम गली में गए, वहां पे हमारे पीछे क्या पड़ गया, कुत्ता, तो उस टाइम पे हमारे पास जो 3 ऑप्शन होंगे उसे हम कह सकते हैं 3F। उसमें सबसे पहला क्या ऑप्शन होगा, जैसे कि हम डर गए, हम वहां से भागने की कोशिश करेंगे, कैसे, जैसे हमारी जान बचाकर भाग जाए, तो वो क्या होगा, भागो या पलायन करो। तो सबसे पहला ऑप्शन भागो या पलायन करो। तो ये जो हमारा फर्स्ट F है वो क्या होगा, फ्लाइट। फर्स्ट F क्या होगा, फ्लाइट, यानी भागना, सिचुएशन को छोड़ के भाग जाना। दूसरी कंडीशन क्या होगी, डर, ठीक है, हम डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, फियर। तो सेकंड F क्या होगा, फियर, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन होगी कि हम उस कुत्ते के ऊपर, कोई पास में पत्थर पड़ा होगा, हम उस कुत्ते को पत्थर से मारेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक संघर्ष हो गया, एक लड़ाई हो गई, तो उसे हम कह सकते हैं फाइट। हम कह सकते हैं संघर्ष या लड़ना। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा थर्ड F क्या होगा, फाइट, ठीक है। तो हमने देखा जैसे गली में कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, हमारे पास 3 कंडीशन होंगी या फिर 3 ऑप्शन होंगे, उन्हें हम कह सकते हैं 3F। सबसे पहला हमने देखा, या तो हम भाग जाएंगे तो उसे हम कहते हैं फ्लाइट, या फिर हो सकता है कि हम उससे डर जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, तो क्या होगा, फियर होगा। तीसरा होगा हम उससे आमने सामने लड़ते हैं, तो वो क्या होगा, फाइट। हमारी जो लाइफ है उसमें भी 3F ही है। जैसे कोई हमारा एग्जाम होता है तो उसमें ज़रूरी थोड़ी ना सब पास होते हैं या फिर सब फेल होते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो पहले ही एग्जिट कर लेते हैं, यानी छोड़ देते हैं कि ठीक है अब नहीं होगा। कुछ होते हैं वो डर जाते हैं कि बस ठीक है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वो क्या होगा, फियर होगा। तीसरा होगा फाइट, यानी एक बार भी नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, मतलब उस चीज़ से लड़ना, तो क्या हो गया, फाइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था कि जो हमारा अनुकंपी तंत्र है, सिंपैथेटिक सिस्टम, वो एड्रिनल ग्लैंड के साथ मिलकर हमारी बॉडी में चेंजेस कराता है और हमें आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, अनुकंपी तंत्र, या फिर क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम। और
एड्रीनल ग्रंथि दोनों मिलकर हमें आपातकालीन यानी इमरजेंसी स्थिति के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो अनुकंपी तंत्र और एड्रिनल ग्रंथि है दोनों मिलकर के हमें इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करती हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि के कौन कौन से कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहला हमने देखा कि ये हमारी बॉडी में एक्टिवेट होकर के हमारी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर हम कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या फिर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी ये एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी में जो चेंजेस करता है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमें आपातकालीन स्थिति में संभालती है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहला कार्य, यह ग्रंथि इमरजेंसी कंडीशन में हमें संभालती है। ठीक है, ये इमरजेंसी कंडीशन में हमें संभालती है। दूसरा है, ये हमारे शर्करा उपापचय यानी शुगर मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो हम लिख सकते हैं यह हमारे शर्करा उपापचय या फिर हम कह सकते हैं शुगर मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म यानी शर्करा उपापचय से संबंधित है। इंसुलिन भी होता है, वो भी हमारे जो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, लेकिन उसे हम पैनक्रियाज में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंसुलिन है उसे हम पैनक्रियाज में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज क्या है, मिश्रित है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसका तीसरा काम। सबसे पहला हमने देखा ये इमरजेंसी कंडीशन में संभालती है। दूसरा हमने देखा ये शुगर मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। अब तीसरा काम हम देखेंगे जो है सॉल्ट रिटेंशन। सॉल्ट रिटेंशन यानी लवण धारण। लवण धारण। ठीक है, कई बार होता है कि यूरिन या स्वेट में हमारे कई तरह के जो लवण होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट करती हूँ, कई बार हमारे शरीर में यूरिन या स्वेट के थ्रू कई सारे लवण हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो उन सब लवण को शरीर में रोक कर रखना कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो हम लिख सकते हैं कई बार यूरिन या स्वेट के माध्यम से लवण शरीर के बाहर निकल जाते हैं।
और उन्हें रोक कर रखने का काम, और उन्हें रोक कर रखने का काम एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, उन्हें उन जो लवण स्वेट या यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और उनको रोक कर रखने का काम कौन करती है? एड्रिनल ग्रंथि। अब हम देख सकते हैं जैसे किसी को डायरिया हो गया यानी दस्त हो गया, ठीक है, उसके अंदर अगर उस व्यक्ति को पानी की कमी के साथ साथ क्या होगा? लवण की कमी भी हो जाएगी। हम लिख सकते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति को डायरिया या फिर कह सकते हैं दस्त हो गए, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा? पानी की कमी के साथ साथ लवण की कमी भी हो जाएगी। पानी की कमी साथ साथ लवण की भी उसमें कमी हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति को 3-4 बार लूज मोशन हो गए या फिर उससे ज्यादा हो गए तो क्या होगा? उस व्यक्ति के सामने, आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाएगा, उसको चक्कर से आने लग जाएंगे, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अंधेरा सा छा जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम, और चक्कर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट होता है लवण हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चौथा कार्य एड्रिनल ग्रंथि का, वो है सेक्स हार्मोन, यानी लिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके अंदर क्या होता है? एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। माना कि वो बहुत ही कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। तो हम लिख सकते हैं एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन का श्रवण होता है। ठीक है, होता बहुत कम है लेकिन थोड़ा बहुत होता है। तो अब हम देखेंगे इसका लास्ट कार्य जो है दबाव रोधी एवं ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हम इसे ऊर्जा का स्रोत कैसे कहते हैं। जैसे हम गली में भाग रहे थे, कुत्ता पीछे पड़ गया, उसी टाइम हमने डिसाइड किया कि हमें भागना है। अचानक से हमें भागने के लिए जो एनर्जी कौन देगा? एड्रिनल ग्रंथि। तो हम लिख सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड तुरंत एनर्जी रिलीज करता है इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, तो हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड जो होगा वो तुरंत एनर्जी को रिलीज करेगा इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे एक वर्ड है दबाव रोधी। दबाव रोधी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो टेंशन होने पर बीमार हो जाते हैं, या फिर वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो वो वाकई में बीमार हो जाते हैं। ये यहाँ पे हम देखेंगे कैसे होता है।
हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो जब व्यक्ति टेंशन में होता है या फिर दबाव में होता है, किसी प्रेशर में होता है, तो क्या होता है, ये जो कॉर्टिसोल होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है। और ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, व्यक्ति आसानी से बीमार पड़ जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है, वो कौन सा है, कॉर्टिसोल। और ये जो कॉर्टिसोल होगा वो टेंशन में या फिर दबाव में या किसी प्रेशर में ज्यादा रिलीज होगा। प्रेशर में क्या होगा, ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा। और जब कॉर्टिसोल ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो क्या होगा, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, बीमार। तो ये ऊर्जा का स्रोत कैसे हुआ, जो एड्रिनल ग्लैंड होगा वो इंस्टेंटली एनर्जी रिलीज कर देगा इमरजेंसी कंडीशन में। और ये दबाव रोधी कैसे हुआ, जैसे कोई एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है कॉर्टिसोल, जो कि हमारे टेंशन या किसी के प्रेशर में होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा। और जब ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाएगा तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो हमने एड्रिनल ग्रंथि के 5 कार्य देखे। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे जो आपातकालीन स्थिति में हमें संभालती है। दूसरा हमने देखा कि ये जो शुगर मेटाबॉलिज्म है उससे संबंधित है। तीसरा हमने देखा ये सॉल्ट रिटेंशन से संबंधित है। फोर्थ हमने देखा कि ये सेक्स हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन का जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन है उनका श्रवण करता है बहुत ही कम मात्रा में। और लास्ट हमने देखा है दबाव रोधी और ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो है कि हम इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम इसे हम 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम 4S ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इसके कार्य में देखा कि ये क्या करता है, सॉल्ट शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर हमने देखा सॉल्ट रिटेंशन, सॉल्ट रिटेंशन। ठीक है, फिर हमने देखा सेक्स हार्मोन, और लास्ट हमने देखा ऊर्जा का स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इन हम में देख रहे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग है एस, तो हम इसे क्या कहते हैं 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन और उनकी अधिकता या कमी से होने वाले रोग। तो हम सबसे पहले देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन। सबसे पहले हम देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके 2 पार्ट होते हैं।
ठीक है, जिससे एड्रिनल ग्रंथि हो गई। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। ठीक है, बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, इसे हम वल्कुट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो अंदर का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेडुला। या फिर हम इसे कह सकते हैं मध्यांश। ठीक है, तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स यानी बाहरी भाग, एक होता है मेडुला यानी आंतरिक भाग। मेडुला को मध्यांश भी कहते हैं और कॉर्टेक्स को वल्कुट भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली में, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से एक हार्मोन निकलता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रिनो यानी एड्रिनल ग्रंथि, कॉर्टिको यानी कॉर्टेक्स भाग, यानी कि जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था वो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित कर रहा था हार्मोन स्रवण के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन दोनों भागों से निकलने वाले हार्मोन्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉर्टेक्स भाग के निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, ये हमने देखा एड्रिनल ग्रंथि है, इसके कॉर्टेक्स भाग और एड्रिनल भाग से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, जो बाहरी भाग यानी कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले कौन से हैं? सबसे पहला है मिनरेलो कॉर्टिकोइड। मिनरेलो कॉर्टिकोइड। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकोइड। इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ग्लूकोज से यानी शुगर से संबंधित है और ये मिनरल से संबंधित है। लास्ट है गोनेडो कॉर्टिकोइड। गोनेडो कॉर्टिकोइड। और जो मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो हमने देखा कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स और मेडुला से। कॉर्टेक्स से निकलता है मिनरेलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और गोनेडोकॉर्टिकोइड, और जो मेडुला से निकलते हैं वो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन।